हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। कल हम लोगों ने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। साथ ही साथ उसके मरने के बाद कुछ दिन के लिए उसके बेटे आराम शाह को दिल्ली के अमीर सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। उसके बाद वहाँ की जनता ने उसे पसंद नहीं किया और दिल्ली की जनता ने इल्तुतमिश को पत्र लिखा और कहा कि आए और दिल्ली पर शासन करे। इल्तुतमिश आता है और आराम शाह को जड़ या फिर दिल्ली के युद्ध में हराकर दिल्ली का राजा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और आज जानेंगे इल्तुतमिश और उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करता है। अब अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क नामक जनजाति का था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस जनजाति से संबंधित था। तो इल्तुतमिश तुर्क की इल्बरी जनजाति से संबंधित था। अगर दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, फिर भी उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने वो समस्त कार्य किए जो कि दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए आवश्यक थे। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक उपाधि हासिल की। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने उत्तर भारत में तुर्की साम्राज्य का एकीकरण किया। इस वजह से इल्तुतमिश को ही हम दिल्ली का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी भी इल्तुतमिश से की थी। तो इल्तुतमिश का गुलाम और दामाद दोनों था। तो गुलाम का गुलाम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो पूछा जा सकता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है और दिल्ली को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की राजधानी किस शासक ने बनाया? हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जैसे बड़े साम्राज्य का शासक बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश को सुल्तान बनने से पहले अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन कठिनाइयों में से सबसे पहली कठिनाई थी दिल्ली के अमीरों का दमन। जैसा कि आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीर सरदारों ने उसके एक बेटे आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, किंतु दिल्ली की जनता ने आराम शाह को पसंद नहीं किया और इल्तुतमिश को पत्र लिख के दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। और उस क्रम में इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण किया और युद्ध में जीत के दिल्ली का शासक बना। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार किसने नियुक्त किया था, या फिर पूछा जा सकता है कि जब दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश राजा बना उस समय वह कहाँ का सूबेदार था। तो सारे पॉइंट्स हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे और इसे नोट करते जाएंगे। तो इस प्रकार दिल्ली के अमीरों का दमन सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश के सामने जो दूसरी कठिनाई थी वह था यल्दोज का दमन। आपको पता है गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का बंटवारा अपने 3 प्रमुख गुलामों के बीच किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली, लाहौर, मेरठ और अजमेर का क्षेत्र मिला। साथ ही साथ यल्दोज की बात करें तो यल्दोज को गजनी का साम्राज्य मिला और कुवाचा को सिंध का। तो यल्दोज ने 1215 ईस्वी में आक्रमण किया और तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा पराजित हुआ। तो पूछा जा सकता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किन के बीच में हुआ? तो तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच 1215 ईस्वी में हुआ। सारी चीज़ें हम लोग नोट करते जाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि हमने इसमें जितने पॉइंट्स को सम्मिलित किया है वो सारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेंगे। अगर
तीसरी कठिनाई की बात करें, यहाँ पे 3 होगा, तो वो था कुवाचा का दमन। हालांकि कुवाचा ने भी दिल्ली का साम्राज्य हासिल करने की कोशिश की, किंतु वह सिंधु नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार कुवाचा की तरफ से भी खतरा टल गया। अगर हम चौथी कठिनाई की बात करें तो चौथी कठिनाई बंगाल के विद्रोहियों का दमन था। वहाँ का एक शासक था गयासुद्दीन आजम खिलजी, जिसको 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने अधीन कर लिया। क्योंकि दिल्ली साम्राज्य दिनों दिन फैलता जा रहा था, तो बंगाल पर भी इस समय दिल्ली साम्राज्य का शासन था। इसके साथ अब हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने और कौन कौन से सफल अभियान किए। इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता, मंदसौर को जीता, भिलसा को जीता, उज्जैन को जीता और ग्वालियर का सफल अभियान किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश द्वारा किए गए सफल अभियान कौन कौन से थे, तो इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। रणथंभौर, मंदसौर, भिलसा, उज्जैन और ग्वालियर। इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर के शासक मंगल देव को पराजित करके ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के उत्तराधिकारी से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी, लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा कुछ नहीं किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोरी के किसी गुलाम से नहीं ली, अपितु इसने खलीफा से प्राप्त की। तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा थे अल मुतसिर बिल्लाह, इनसे ही खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। खिलअत क्या होता है? खिलअत एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिससे वैधानिक स्वीकृति मिलती है। और इस प्रकार इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली स्वतंत्र राज्य बन गया। खलीफा ने अपने खिलअत पत्र से इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि की तथा उन तमाम क्षेत्रों को जिसने इल्तुतमिश ने जीता था उसको स्वीकृति प्रदान की। साथ ही साथ इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि भी दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी बीच एक घटनाक्रम है जिसको यहाँ जानना जरूरी है कि इल्तुतमिश के शासन के समय ही मंगोल शासक चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगमर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आ गया। ये घटना 1221 ईस्वी की है। चंगेज खान के बारे में आप सब लोग जानते हैं। चंगेज खां एक खूंखार मंगोल आक्रमणकारी था। और ख्वारिज्म साम्राज्य की बात करें तो ये तुर्क का एक खानतम साम्राज्यों में से एक था। उस समय की ये कहानी प्रचलित है कि चंगेज खान ने इल्तुतमिश से कहा कि वो जलालुद्दीन मंगमर्नी की सहायता न करे। इस प्रकार इल्तुतमिश ने कूटनीति का प्रयोग किया और जलालुद्दीन मंगमर्नी की सहायता नहीं की। बाद में जब जलालुद्दीन मंगमर्नी को इल्तुतमिश से सहायता नहीं मिली तो वो वापस लौट गया और इस प्रकार चंगेज खां का डर भी समाप्त हो गया और चंगेज खां भी अपने देश वापस चला गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में चंगेज खां भारत की सीमा तक पहुंच गया था, तो वो शासक इल्तुतमिश था। शासक बनने के बाद इल्तुतमिश ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम था कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी में सिक्के जारी किए। उसने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए। पहला था चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। तांबे के जीतल का भार 175 ग्रेन का था। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के जारी किए उनको टंका कहा जाता था और जो तांबे के सिक्के जारी किए उनको जीतल कहा जाता था। साथ ही साथ सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने शुरू की। सबसे पहले जानते हैं टकसाल का मतलब क्या होता है। टकसाल ऐसी जगह होती है, ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर टकसाल के नाम को भी लिखवाने की परंपरा शुरू की। अब हम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए पहले कार्यों में से था कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया जाना। जैसा कि पता है कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, किंतु इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने ही किया और 4 मंजिल तक इसको बनवाया। साथ ही साथ इल्तुतमिश ने एक प्रणाली चलाई जिसको इक्ता प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे हम इक्ता प्रणाली क्या थी इसके बारे में जानेंगे। इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में जमीन के बंटवारे का और प्रशासन करने का एक अनोखा तरीका था। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इस व्यवस्था में होता क्या था कि इस व्यवस्था में दिल्ली सल्तनत की
जितनी भी जमीन है उसको छोटे बड़े हिस्सों में बांट दिया जाता था और इन्हीं हिस्सों को इक्ता कहा जाता था। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इन इक्तों को सुल्तान के अधिकारियों को तथा दिल्ली के अमीरों को दिया जाता था। इस इक्ता के अंतर्गत जितनी भी जमीनें आती थी उससे जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो इक्तादार अपने पास रखते थे तथा अपना खर्चा काटने के बाद अन्य जितना भी राजस्व था वो राजा के पास पहुंचा दिया जाता था। इक्तादारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सैनिक रखेंगे तथा उसका खर्चा भी इन्हीं इक्ता के राजस्व में से देंगे, बाकी बची हुई राशि सरकार को दे देंगे। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे शासन करने की एक विशिष्ट प्रणाली इक्तादार प्रणाली थी। जितने भी इक्तादार थे वो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते थे और सुल्तान उस पर पूरा कंट्रोल रखता था। इस समय इस चीज़ पे ज़्यादा बल दिया जाता था कि इक्तादारों का स्थानांतरण हो। जैसे मान लीजिए कि इस हिस्से का इक्तादार ए है तो 1 साल बाद इसको यहाँ से स्थानांतरित करके यहाँ दे दिया जाएगा। क्यों? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था ताकि अगर बहुत दिनों तक यही इक्ता ए के पास रहेगी तो यहाँ पर ये धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और इससे राजा को खतरा पैदा हो सकता था। इस वजह से इक्तादारों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। तो मेरी आशा है कि आप लोगों को इक्ता प्रणाली अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इल्तुतमिश के तीसरे कार्य की बात करें तो वो था तुर्कान ए चहलगानी का गठन। अब ये तुर्कान ए चहलगानी क्या थी इसके बारे में जानते हैं। तुर्कान ए चहलगानी का गठन इल्तुतमिश द्वारा ही किया गया था, जिसमें इल्तुतमिश के 40 विश्वसनीय और अमीर सरदार थे, जो कि इल्तुतमिश के 40 विश्वसनीय और अमीर सरदारों का एक संगठन था। इसे 40 दल या 40 अमीरों का दल भी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों से निपटने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था और इसी संगठन के सहायता से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पे शासन करता था। आगे आप देखेंगे कि बलबन भी इसी तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, जो बाद में स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना और इस तुर्कान ए चहलगानी का दमन कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये कभी भी सुल्तान के लिए खतरा हो सकता था। अगर बात करें इल्तुतमिश के अगले कार्य के बारे में, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने ही किया था और वह मकबरा था सुल्तानगढ़ी, जो कि दिल्ली में है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरे को अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। इस प्रकार भारत में मकबरा निर्माण शैली का पिता इल्तुतमिश था। साथ ही साथ इल्तुतमिश के प्रमुख निर्माण में शमसी का हौज भी है। इल्तुतमिश ने ही शमसी के हौज का निर्माण करवाया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने नागौर में अतारिकिनी का दरवाजा बनवाया और इसी दरवाजे को जब मुगल बादशाह अकबर ने देखा तो उसे बुलंद दरवाजा बनवाने की प्रेरणा मिली। तो पूछा जा सकता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाने की प्रेरणा किस दरवाजे से ली? तो वो अतारिकिनी का दरवाजा था और अतारिकिन का दरवाजा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे। आगे अगर बात करें तो इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। अगर इब्न बतूता के वर्णन की बात करें तो इसने कहा है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी और उन 2 शेरों के गले में सोने की 2 घंटियां लटकती थीं। अगर जिनको भी राजा से कुछ कहना है या फिर न्याय की मांग करना है तो वो इस घंटी को बजाता था और राजा उसका निर्णय करते थे। तो इस प्रकार इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो कि न्याय व्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में मिन्हाज उस सिराज और ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। इस प्रकार हमने इल्तुतमिश और उससे संबंधित तमाम तथ्य जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा।
मेरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन हुए। साथ ही साथ हम सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में भी देखेंगे, और अगर समय मिला तो हम बलबन को भी देखेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।